Hello viewers, welcome to my YouTube channel. My name is Manhar Kaur and in this video I am going to teach you first chapter of Flamingo book, that is The Last Lesson. अब आप में से कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट चैप्टर का नाम ही लास्ट लेसन क्यों है। तो जब हम इस चैप्टर को पूरा समझ लेंगे और पढ़ लेंगे तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। Introduction. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. ये जो लेसन है ये तब लिखा गया था जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था, यानी कि 1870 टू 1871 के अराउंड। तब ऐसा था कि जो फ्रांस है वो डिफीट हो गया था प्रशिया से, जो कि बिस्मार्क लीड कर रहे थे। तो जो प्रशिया है उसके अंदर जो आज के जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के हैं वो उसके अंदर इंक्लूड थे प्रशिया में। और इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थे आल्सेस और लॉरेन वो भी अब प्रशियन हैंड्स में आ गए थे, यानी कि वो भी अब प्रशिया के कंट्रोल में आ गए थे क्योंकि फ्रांस हार गया था। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. I here refers to author, तो इसके ऑथर हैं एल्फोंस डॉडेट और इसमें मे बी उनका निकनेम बताया गया है फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स है वो बताते हैं कि वो उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाते हैं और वो बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको स्कूल जाते ही यार डांट पिटने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो वो लेट हैं और सेकंड की जो उनके टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने उनको कहा होता है कि वो उन सबसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेंगे। और जो फ्रेंड्स थे उन्होंने फर्स्ट वर्ड भी नहीं पढ़ा होते पार्टिसिपल्स का, यानी कि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होती। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। तो एक मोमेंट के लिए ऑथर ने सोचा कि मैं आज स्कूल नहीं जाता, मैं बाहर भाग जाता हूँ, यानी कि मैं बंक कर लेता हूँ स्कूल को। और क्योंकि बाहर जो वेदर होता है वो बहुत वार्म, बहुत ब्राइट होता है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एड्ज ऑफ द वुड्स and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। और जो बाहर बर्ड्स होती है वो चिरपिंग कर रही होती है और जो सॉमिल के पीछे जो फील्ड होते हैं वहाँ पे जो प्रशियन सोल्जर्स होते हैं वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि वो मार्च पास कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। तो ये सब चीज़ें थी ये ज़्यादा अच्छी लगती है ऑथर को एज़ कम्पेयर टू रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पर ठीक है, वो अपने इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं और फटाफट स्कूल के लिए जाते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो जब ऑथर टाउन हॉल के वहाँ से निकल रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, एक क्राउड गैदर्ड हो गई है। तो जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे जो लास्ट 2 years होते हैं वहाँ पे सारी बैड न्यूज़ आ रही होती है, क्योंकि जितने भी लॉस्ट बैटल्स होते हैं या जो भी नए ऑर्डर्स आ रहे होते हैं प्रशिया से वो सब उस पर ही मैंशन होते हैं। तो ये नेचुरल सी बात है कि जो भी डिफीटेड कंट्री है उसको जो विनिंग कंट्री है जब वो तो उसको उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। जो भी नए लॉस वगैरह जो विनिंग कंट्री डिफीटेड कंट्री पे इम्पोज करेगी तो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। पर ऑथर इतना लेट हो रहे होते हैं कि वो बिना रुक के अपने आप से मतलब अपने मन में सोचते हैं कि अब क्या मैटर हो गया। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, you'll get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. तो वहीं पे जब वो ऑथर जा रहे होते हैं तो ब्लैक स्मिथ जो वॉचर होते हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं अपने अप्रेंटिस के साथ, यानी अपने स्टूडेंट्स के साथ जिनको वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और वो बुलेटिन पढ़ रहे होते हैं
और तभी वो ऑथर को बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी मत भागो, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। तो जो फ्रेंड्स होते हैं उनको फील होता है कि शायद ब्लैक स्मिथ उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है उनको पता हो कि जो ऑथर है वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। पर वो बिना उनकी बात पे ध्यान दिए फटाफट जो एम हैमल होते हैं उनके गार्डन में पहुंच जाते हैं भागते भागते। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो यूजुअली क्या होता है जब स्कूल अपन जाते हैं तो अपन देखते हैं कि ग्रेट हसल बसल हो रहा होता है स्कूल में। जो शूज होते हैं उनके रब करने की आवाज़ सुनाई देती है। और डेस्क को अपन कभी बाहर निकालते हैं कभी अंदर डालते हैं। लेसन्स यूनिसन में रिपीट होते हैं यानी कि सब बच्चे जब एक साथ पोएम्स वगैरह रिपीट करते हैं। और जो टीचर होते हैं वो टेबल पर अपना रूलर जो है उसको रैप कर रहे होते हैं। तो जनरली स्कूल में ये एटमॉस्फेयर होता है। बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। उस दिन वहाँ पे सब कुछ बहुत शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that everything had to be as quiet as Sunday morning. तो ऑथर ने ऐसा सोचा होता है कि वो फटाफट जब जाएंगे अपनी क्लास में तो जब किसी का ध्यान नहीं होगा सब बातें करेंगे तो अपनी बेंच पे जाके बैठ जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। पर क्योंकि उस दिन सब कुछ बहुत शांत था तो ऐसा वो कर नहीं सकते थे। सब कुछ संडे मॉर्निंग के तरह अपीयर हो रहा था। जैसे संडे को स्कूल ऑफ होते हैं तब वहाँ बहुत शांति होती है, इसी तरह उस दिन स्कूल में कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर था। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो जब ऑथर विंडो से झाँकते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सारे क्लासमेट्स अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए होते हैं। और जो उनके टीचर होते हैं एम हैमल वो भी आगे पीछे चल रहे होते हैं। और जो उनका आयरन का रूलर होता है वो उनकी आर्म्स के अंडर में होता है। पर अब उनको सबके सामने डोर खोल के जाना था। तो जैसे ही वो डोर खोलते हैं तो वो बहुत डरे हुए होते हैं और वो ब्लस्ट कर रहे होते हैं। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी आर बिगनिंग विदाउट यू। पर उस दिन उनके टीचर उनको कुछ डांटते नहीं है। वो उनको वो जो फ्रेंड्स होते हैं उनको बहुत पोलाइटली बोलते हैं कि जाओ तुम अपनी प्लेस पे जाकर बैठ जाओ और बस हम लोग शुरू ही करने वाले थे तुम्हारे बिना ही। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize day. फिर वो जब अपनी बेंच पे बैठ जाते हैं और जब उनका थोड़ा वो नॉर्मल होते हैं क्योंकि वो डरे हुए होते हैं तो वो जब नॉर्मली अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं तब उनका ध्यान जाता है कि जो उनके टीचर होते हैं महमल उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना होता है और फ्रिल्ड शर्ट भी पहनी होती है एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई होती है उन्होंने। और ये सब कुछ जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड होता है। तो जनरली टीचर्स ऐसी चीज़ें कब पहनते हैं, ऐसी ड्रेस कब पहनते हैं जब इंस्पेक्शन डे या प्राइस डेज होता है तब। तो अभी ऑथर को कुछ पता नहीं है कि ऐसा क्या है कि स्कूल में आज सब कुछ इतना चेंज है, एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है स्कूल का उस दिन। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his cornered cap, hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो उस दिन सब कुछ बहुत शांत और बहुत सब कुछ अलग लग रहा था। पर कुछ ऐसा था जो ऑथर को सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है। जो लास्ट बेंचेस होती है वो यूजुअली खाली होती है, पर उस दिन जो विलेजर्स होते हैं वो भी वहाँ के बैठे हुए होते हैं। जैसे ओल्ड हॉसर जो होते हैं वो उनकी 3 कॉर्नर हैट लगा के बैठे हुए होते हैं। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और बहुत लोग पीछे बैठे हुए होते हैं। और सब लोग बहुत सुस्त लग रहे थे, बहुत सैड थे। और जो हॉजर थे उन्होंने वो एक ओल्ड प्राइमर लेके आए हुए थे जो कि एजे से थम्ड था और वो अपने नीज के ऊपर उसको खोल के बैठे हुए थे अपने स्पेक्टिकल्स लगाकर।
While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो जब ऑथर ये सब कुछ सोच रहे होते हैं, तब एम हैमर बहुत पोलाइटली और बहुत मतलब सैड टोन में बोलते हैं कि स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको दूंगा, क्योंकि जर्मनी से ऑर्डर क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी एल्सिस और लॉरेन के स्कूल्स में। तो जो आपके नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे, इसलिए ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत अटेंटिवली इसको अटेंड करो। तो अब समझ में आता है ऑथर को कि ये सब कुछ इतना अनयूजुअल क्यों था। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी ऑन द रैचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो ये जो वर्ड से थंडर क्लैप थे ऑथर के लिए, जो ये नया ऑर्डर आया होता है जर्मनी क्योंकि इम्पोज कर दी गई होती है एल्सिस और लॉरेन के स्कूल्स में। और अब ऑथर को समझ आता है कि वो जो बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ थी वो भी इसी से रिलेटेड थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन? Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the Saar. My books, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the scenes were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो अब ऑथर को रियलाइज़ होता है कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तब उनको गिल्ट हो रहा होता है कि क्यों उन्होंने अपनी क्लासेस में वो अटेंटिव नहीं रहे, क्यों वो हमेशा बाहर जो बर्ड के एग्स हैं वो देखते रहे या कभी स्लाइड करते रहते थे सार के ऊपर। तो अब उनको लगता है कि जो उनकी बुक्स है ग्रामर की, हिस्ट्री की और जो भी उनकी बुक्स है वो उनके ओल्ड फ्रेंड्स हैं। और जो उनके टीचर एम हैमल, अब उनके लिए भी ऑथर के मन में ग्रेटिट्यूड आता है कि उन्होंने इतनी फेथफुल सर्विस उन्होंने पढ़ाया, और वो एक थोड़े टाइम के लिए भूल जाते कि उनके टीचर कितने क्रैंकी थे या कितना डांटते थे उन सबको। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry, too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो अब ऑथर को समझ में आता है कि जो उनके टीचर हैं उन्होंने संडे क्लोथ यानी कि वो जो ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और सिल्की जो उन्होंने कैप पहनी हुई होती है वो क्यों पहनी होती है। और उनको ये भी समझ में आ जाता है कि जो विलेजर्स होते हैं वो लास्ट बेंच पे क्यों बैठे होते हैं, वो उस दिन क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने जो टीचर्स हैं उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं कि उन्होंने 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस दी है, तो उनको थैंक्स बोलने के लिए आते हैं। और हम सबकी हैबिट होती है कि हम अपने वर्क को प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं कि आज नहीं, अब हम कल करेंगे कल करेंगे। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि फिर जब रिजल्ट आता है तो हमें गिल्ट होता है कि ये काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। इसी तरह जब स्टूडेंट्स थे इधर के एल्सिस और लॉरेन के, ये भी अपने वर्क को पोस्टपोन करते रहे और इस वजह से ये लोग फ्रेंच सीख ही नहीं पाए। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो जब ऑथर ये सब की चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं उतने में उनका नेम बुलाया जाता है, उनको उनका नाम बोला जाता है क्योंकि अब उनकी टर्न होती है रिसाइट करने की। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने पार्टिसिपल्स के बारे में जो थोड़ा बहुत स्कूल में सुना होता है तो उनको लगता है कि शायद वो क्लियरली और लाउड बोल पाएंगे बिना मिस्टेक्स किए। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि उन्होंने घर पे रेगुलरली स्टडी नहीं किया होता है, इस वजह से वो स्टार्टिंग में ही अटक जाते हैं और सारे वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं। और इस वजह से उनका जो हार्ट होती है वो भी हार्ट बीटिंग भी बहुत तेज़ हो रही होती है और वो अपनी डेस्क पे फेस डाउन करके देख खड़े हो जाते हैं और ऊपर देखने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती, वो अपने टीचर को फेस नहीं कर पाते।
I heard Am Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Elsie's. She puts off learning till tomorrow. Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little friends. तो एम हमल फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं हो कि जो ऐसे जिन जो सिर्फ तुम्हारे को ही नहीं आती फ्रेंच। यहाँ पे हम सब ऐसे हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल कर लेंगे। पर देखो, अब आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि क्योंकि वो कंट्री अब अंडर में थी ना, वो डिफीटेड कंट्री थी फ्रांस। तब जो भी रूल्स आ रहे थे, जो रशिया कंट्रोल कर रहा था उनको, तब उनको फॉलो करने थे न्यू लॉज। तो वो बोलते हैं उनके टीचर उनको कि अब जब कल न्यू टीचर्स आएंगे तो वो क्या बोलेंगे कि तुम प्रिटेंड करते हो फ्रेंचमैन होने का, जबकि तुम्हारे को ना फ्रेंच लिखने आती है ना बोलने आती है। पर वापस से उनके टीचर उनको यही समझाते हैं कि सिर्फ तुम ही ऐसे नहीं हो, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको फ्रेंच नहीं आती है, क्योंकि हम सब अपने काम को पोस्टपोन करते रहते हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आर सेल्स विद। और वो फ्रेंड्स को बोलते हैं कि सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, यहाँ पे और भी लोग हैं जो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है कि तुम अपने वर्क को पोस्टपोन करते रहे। अब वो बताते हैं किन किन की मिस्टेक्स हैं, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स, so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हारी स्टडीज़ को लेके इतना सीरियस नहीं थे। वो चाहते थे कि तुम खेतों पे या मिल्स में काम करो ताकि उनको थोड़े ज़्यादा पैसे मिल सकें। और वो खुद को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कभी कभी जब मेरा मन नहीं होता था, मुझे फ़िशिंग पे जाना होता था, तो मैं तुम्हारे को हॉलीडे दे देता था। या कभी कभी मैं तुम्हारे को मेरे फ्लावर्स को पानी डालने के लिए भेज देता था। और मैंने तुम्हारे को कभी नहीं समझाया कि तुम्हारे लेसन्स लर्न करना कितने ज़रूरी है। Then, from one thing to another, Am Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as they had the key to their prison. फिर जो एम हैमल होते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और एक बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। वो बताते हैं कि हम लोगों को ये लैंग्वेज आनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक कंट्री एनस्लेव्ड होती है तब उनके पास इस इस प्रिजन से छूटने की चाबी जो है वो एक लैंग्वेज ही होती है। कैसे? क्योंकि जब लोगों को उनकी नेटिव लैंग्वेज आती है तो वो उसके अंदर डिस्कस करके प्लान और पॉलिसीज़ बना सकते हैं। पर जब उनको खुद की नेटिव लैंग्वेज ही नहीं आती तो वो कैसे पॉलिसीज़ फ्रेम करे, कैसे डिस्कशन करे कि वो प्रिजन से फ्री हो जाए। Then he opened the grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. फिर जो एम हैमल होते हैं वो उनको ग्रामर के बारे में समझा रहे होते हैं। और उस दिन जो फ्रेंड्स होते हैं उनको सब कुछ बहुत क्लियरली, सब कुछ अच्छे से समझ आ जाता है। उनको लगता है सब कितना ईजी है। उनको लगता है शायद उन्होंने कभी इतना अटेंटिवली सुना ही नहीं, और या फिर उनके टीचर ने कभी उनको इतने पेशेंस के साथ पढ़ाया ही नहीं। और फ्रेंड्स को रियलाइज़ होता है कि जो एम हैमल है वो चाहते हैं कि जाने से पहले वो सब कुछ उनके माइंड में फिट करके जाएं, इसलिए वो अपना बेस्ट दे रहे होते हैं उस दिन। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हैमल had new copies for us, written in a beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. They looked like little flecks floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work, and how quiet it was.
द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। इसके बाद एम हैमल उनको कुछ राइटिंग का काम देते हैं और उस दिन वो उनके लिए न्यू कॉपीज़ लेके आए होते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ होता है बहुत ही सुंदर राइटिंग में, फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस। और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्लैग्स हैं जो कि पूरे रूम में लहरा रहे हैं। और उस दिन सब लोग इतना क्वाइटली अपना अपना काम कर रहे होते थे, काम कर रहे थे कि सिर्फ जो आवाज़ आ रही थी वो अपने पेन से लिखने की आ रही थी कॉपीज़ के अंदर, यानी कि स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी बस। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones, who would right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो यूजुअली क्या होता है हमारी क्लास में, अगर बिटल्स वगैरह एंटर्ड होते हैं तो सब बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, या मतलब सबका ध्यान बस बिटल्स पे रह जाता है। पर उस दिन जब एक बिटल क्लास में उनके एंटर हो जाता है तो कोई भी ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे क्लास में होते हैं वो लोग भी कोई ध्यान नहीं देते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो फिश जो हुक्स होते हैं उसको ट्रेसिंग का काम कर रहे होते हैं। आपको पता होगा छोटे बच्चों को जब लिखना भी सिखाते हैं तो उनको थोड़ा ट्रेसिंग का काम देते हैं ताकि वो सीख जाएँ। और जब वो पिजन्स कूड कर रहे होते हैं, मतलब जब वो अपनी जो उनकी साउंड होती है वो निकाल रहे होते हैं, तब एकदम से फ्रेंड्स अपने आप से पूछते हैं क्या ये लोग अब पिजन्स को भी जर्मनी में बुलवाएंगे। तो देखो अब उनको बहुत गिल्ट हो रहा है अपने ऊपर सबको, क्योंकि उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज को ही नहीं सीखा, उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस ही समझ नहीं आई। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. For 40 years, he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. और जैसे ही जो फ्रेंड्स होते हैं वो एम हैमल को देखते हैं अपने काम के बीच में, अपना काम कंप्लीट करने के बाद, तो देखते हैं कि एम हैमल अपनी चेयर पे मोशनलेसली बैठे होते हैं, बिल्कुल स्टिल बैठे होते हैं। और वो हर चीज़ को बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे पहले उन्होंने कोई भी एक चीज़ को ऑब्जर्व करा थोड़ी देर, फिर दूसरी को। तो हो सकता है कि अपनी माइंड में सारी मेमोरी से उसको कलेक्ट करके लेके जाना चाहते हो अपने साथ, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स उस स्कूल में पढ़ाया होता है, अपनी फेथफुल सर्विस दी होती है। और उनकी जो विंडो होती है उसके बाहर में गार्डन भी होता है उनकी क्लास के सामने ही, तो वो अब गार्डन को भी देख रहे होते हैं। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और इतने टाइम में सिर्फ जो डेस्क होती है वो स्मूथ हो जाती है लिख लिख के, जो वॉलनट ट्रीज होते हैं गार्डन के वो बढ़ जाते हैं, और जो हॉपवाइन होता है जो एम हैमल ने खुद ने ही प्लांट किया होता है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और इस वजह से उनका दिल बहुत टूटा हुआ होता है, वो बहुत परेशान होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि उनको अब ये सब कुछ छोड़ के जाना है। और उनको आवाज़ आती है कि ऊपर से जो उनकी सिस्टर होती है एम हैमल की, वो भी पैक कर रही होती है क्योंकि उनको नेक्स्ट ही कंट्री को लीव करना होता है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bee bee bo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. बट जो उनके टीचर होते हैं उनमें करेज होता है कि वो अपना जो लास्ट लेसन है उसको बहुत प्रॉपरली सबको समझा के जाए। राइटिंग के बाद वो उनको हिस्ट्री का लेसन देते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं जो बेबीज़ होते हैं वो उनकी जो पोएम होती है उसको यूनिसन में चैंट कर रहे होते हैं। यूनिसन का मतलब एक ग्रुप में जब सब बच्चे एक साथ अपनी पोएम्स को रिकॉल करते हैं, रिसाइट करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि जो ओल्ड हॉसर होते हैं वो भी अपने प्राइमर को लेके बैठे होते हैं अपने स्पेक्टिकल्स लगाकर, वो भी लेटर्स को उनके साथ बोल रहे होते हैं। और जो ओल्ड हॉसर होते हैं उनकी भी वॉइस जो होती है वो ट्रैम्बल कर रही होती है, ऐसे लगता है कि जैसे वो भी रो रहे हैं। और वो बहुत फ़नी था कि मतलब ऐसे कोई रोने की उनकी आवाज़ आ रही थी, पर उन सबको हंसना भी था साथ में और उनका रोने का भी मन हो रहा था। इस वजह से जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि उनको अपना लास्ट लेसन बहुत अच्छे से याद है।
All at once, the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friends, said he, but something choked him. He could not go on. और जैसे ही चर्च की क्लॉक में 12 o'clock बज जाते हैं, तब उस टाइम पर उनकी छुट्टी होने का टाइम हो जाता है। और उसी टाइम पे जो प्रशियन सोल्जर्स होते हैं, जो कि 100 मील के पीछे ओपन फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, वो भी अब अपनी प्रैक्टिस करके जा रहे होते हैं। तो उनकी भी आवाज़ आ रही होती है नीचे विंडोज़ में से। और एम हैमल होते हैं, वो भी खड़े होते हैं और वो बहुत मतलब सैड होते हैं। तो ऑथर को ऐसा लगता है कि वो पहली बार ऐसे कितने बड़े और मतलब एक उनको बहुत ग्रेटिट्यूड फील होता है अपने टीचर के लिए कि उन्होंने 40 years इतनी अच्छी फेथफुल सर्विस दी। और वो बोलने लगते हैं माय फ्रेंड्स, और वो कुछ बोलते पर उससे पहले वो चोक्ड हो गए, मतलब वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और फिर वो बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं और चौक से जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा वो लिखते हैं, विव ला फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसके बाद वो रुक जाते हैं और एक्शन करते हैं, एक गेस्चर बनाते हैं कि यस नाउ यू स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू ऑल मे गो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उन तक भी हेल्प पहुंच सके। और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।